हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इससे पहले की वीडियोस में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस किया गया है। नए व्यूअर्स मेरे चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसका मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अनलाइक इन द पास्ट व्हेन अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स वर लार्जली नीडेड बाय द प्रोपराइटर। पहले की तरह अनलाइक इन द पास्ट व्हेन द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स वर लार्जली नीडेड बाय द प्रोपराइटर। पहले क्या होता था, पहले के टाइम में, आज से हम बहुत टाइम पहले की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वहाँ उस टाइम पे बिजनेस बहुत कम हुआ करते थे। जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता था या अच्छी खासी लैंड होती थी वही लोग बिजनेस किया करते थे, ठीक है। बाकी सब क्या होते थे, वर्किंग ज्यादा होते थे, यानी लेबर की जो नंबर्स थे, नंबर ऑफ लेबर ज्यादा थे और नंबर ऑफ बिजनेसमैन या नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स बहुत ही कम हुआ करते थे, ठीक है। तो अब उस टाइम पे उन लोगों के पास जितना ज्यादा पैसे वाले होते थे या जितना उनके फंड्स की कैपेबिलिटी होती थी उसी हिसाब से वो बिजनेस करते थे। यानी केवल प्रोपराइटर को ही मतलब होता था कि जो भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं उससे केवल किसको होता था, प्रोपराइटर को, यानी कि जो बिजनेसमैन होता था उसी को मतलब होता था, किसी और को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज के टाइम में क्या होने लगा, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो अब हम देखते हैं कि जो बिजनेस करने का तरीका है वो भी चेंज कर दिया है ना। अब क्या होता है कि अगर आपके पास अच्छा प्रोजेक्ट है तो बैंक वाले क्या करते हैं, आपको लोन देते हैं, या कुछ अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस को बढ़ाने के लिए भी, अगर आपके पास अच्छा आइडिया है तो उसको प्रमोट करने के लिए वो आपको क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या किया है, कई सारे उन्होंने टैक्स रिलीफ वगैरह दिए हैं, ठीक है, जिससे कि जो है लोग ज्यादा क्या कर सके, बिजनेस कर सके, ठीक। और जो बिजनेस करने में जो भी आपका जो उसके कमेंसमेंट में काफी ज्यादा पेपर वर्क या काफी लंबी जो प्रोसेस होती थी उसको भी जो है गवर्नमेंट ने चेंज किया है, ठीक है। तो यानी कि इन सारी चीजों में हम क्या देखते हैं, इन सारी चीजों में हम ये पाते हैं कि पहले जो बिजनेस होता था वो केवल प्रोपराइटर का मतलब होता था उससे, यानी कि उसी का फंड्स होते थे, वही उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मतलब रखता था। लेकिन जब हम बिजनेस में देखते हैं आउटसाइडर पार्टी, ये जो बैंक वाले हुए, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हुए, जो गवर्नमेंट हुए, वो सब क्या है, एक अदर पार्टीज हैं, उनका भी क्या होने लगा, जब वो भी पैसा लगा रहे हैं बिजनेस में या बिजनेस में कुछ छूट प्रदान कर रहे हैं तो उसकी वजह से उनको भी जरूरत है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखने की, क्योंकि उसी के बेसिस पे वो जज करेंगे ना कि किस बिजनेस को प्रमोट करना है, किस बिजनेस को प्रमोट नहीं करना है, कौन से लीगल बिजनेस है, कौन से इलीगल बिजनेस है ना। इन सबको देखना पड़ता है। मतलब जब आउटसाइडर्स का इंटरवेंशन हुआ, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि आप फंड्स ले लो और उनको स्टेटमेंट ना दिखाओ, बैंक वाले भी आपको लोन जब देंगे तो वो यही सब देखेंगे, आपके स्टेटमेंट्स चेक करेंगे, आप टाइम पे इंटरेस्ट पे कर पा रहे हो, आपकी कैपेबिलिटी है या नहीं, तो उन ऐसे कोई पैसा तो नहीं दे देगा ना। तो यानी कि जब से बिजनेस में क्या हुआ, पहले केवल प्रोपराइटर का अधिकार होता था, प्रोपराइटर का ही पैसा होता था, इसीलिए उसी को मतलब होता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। लेकिन जैसे ही दौर चेंज हुआ, नया दौर आया, तो उस नए दौर में क्या हुआ कि जो बिजनेस थे उसमें केवल बिजनेसमैन का ही हक नहीं होता था, क्योंकि अब उसने क्या किया, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आउटसाइडर पार्टीज की हेल्प ली। तो आउटसाइडर पार्टीज की जब हेल्प ली है तो आउटसाइडर पार्टीज को भी
लगता है कि वो भी बिजनेस की फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे हैं, उनको जाने। ठीक है, तो इसीलिए किसकी जरूरत पड़ी, ऐसी तो ये सारी वेरियस पार्टीज थी जो इंटरेस्ट दिखा रही थी बिजनेस में। ठीक है, दीज डेज द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर नीडेड बाय वेरियस पार्टीज, जो कि मैंने अभी आपको एग्जांपल से समझाया, हु हैव वेस्टेड इंटरेस्ट इन द बिजनेस, जिनको भी बिजनेस में क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। लाइक प्रोपराइटर्स, जैसे प्रोपराइटर को तो अपने बिजनेस में इंटरेस्ट होगा ही, जो इन्वेस्टर जो भी पैसा लगा रहा है, क्रेडिटर्स जो भी उधार पे सामान दे रहा है, गवर्नमेंट जो क्या कर रही है, टैक्स रिलीफ वगैरह दे रही है, या जो कंपनी या बिजनेस कमेंसमेंट की जो भी प्रोसीजर है उसको कम कर रही है। ठीक है, उसके पेपर वर्क को रिड्यूस कर रही है, तो कौन कर रहा है, ये गवर्नमेंट ही कर रही है ना। जो कंपनी के लॉज वगैरह हैं उनको जो है उनमें बार बार अमेंडमेंट कर रही है, तो यानी गवर्नमेंट को भी इंटरेस्ट है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जानने में। एंड मैनी अदर्स, और भी अदर पार्टीज जैसे कि कस्टमर हुए, सप्लायर हुए, उनको भी क्या है, उनको भी इंटरेस्ट रहता है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के या अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स के बारे में जाने कि क्या रिपोर्ट रही है बिजनेस की। इट इज देयरफॉर necessary that such statement should be prepared according to some standard language and set rules। तो इसीलिए इसकी जरूरत पड़ी। अब क्या होगा, जब कंपैरिजन भी करोगे तो कंपैरिजन भी सिमिलैरिटी में होता है। ठीक है, अमीर और गरीब का तो अलग चीज देख लेते हैं कि उसका पैसे को देख के ही, तो जब अमीर और गरीब डिसाइड करते हो तो किस बेसिस पे डिसाइड करते हो, कि पैसे के बेसिस पे, प्रॉपर्टी के बेसिस पे, आप यही तो करते हो। ठीक है, या बेसिक नीड अगर जो अपनी फुलफिल कर पा रहा है, तो एक ऐसा सेट होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप क्या कर सको, स्टेटमेंट को प्रिपेयर करो, ताकि स्टेटमेंट्स में क्या रहे, यूनिफॉर्मिटी रहे। ठीक है, सारे स्टेटमेंट एक जैसे हो, हर कंपनी एक ही चीज को फॉलो करे। अब एक कंपनी अलग तरीके से बना रही है, एक कंपनी अलग तरीके से बना रही है, तो उससे क्या होगा, जो अब हम कंपैरिजन किस बेसिस पर करेंगे, क्योंकि उस जो फॉर्मेट वो यूज कर रही है उससे अलग प्रॉफिट आएगा, अलग लॉस आएगा, उसकी अलग एसेट्स, अलग तरीके से एसेट्स का वैल्यूएशन होगा, तो अलग तरीके से उसकी फाइनेंशियल पोजीशन होगी। तो इसीलिए क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए जो ये डिफाइन कर सके कि सब में क्या रहे, सिमिलैरिटी रहे। ठीक है, दीज रूल्स आर यूजुअली कॉल्ड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इन्हीं रूल्स को क्या बोलते हैं, गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गैप का मीनिंग क्या होता है, एक नंबर में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि गैप का मतलब बताओ। तो गैप का मतलब क्या होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, these principles have been generally accepted by accountants all over the world as general guidelines for preparing the accounting। जो भी अकाउंटिंग है उसको प्रिपेयर करने के लिए जो भी रूल्स, जो भी प्रिंसिपल्स सभी अकाउंटेंट एक्सेप्ट करते हैं, जो कि क्या है, एक जनरल गाइडलाइन है जिससे कि अकाउंटिंग प्रिपेयर की जा सके, अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जा सके। और ये सारे के सारे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं वो अकाउंटेंट इस प्रिंसिपल को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। जनरली सब कोई इसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, these principles have developed over a course of period from usage। अब ये प्रिंसिपल बनाए कैसे हैं, अभी प्रिंसिपल के बारे में यही पढ़ा था ना कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, जनरली एक्सेप्टेड हैं, किनसे, अकाउंटेंट से, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक तरीके की गाइडलाइन है अकाउंटिंग स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, जो कि सारे के सारे अकाउंटेंट इसको यूज करते हैं, इस गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। अब जो ये प्रिंसिपल बनाए गए हैं
वो प्रिंसिपल कैसे बनाए गए हैं? प्रिंसिपल, these principle have developed over a course of period, ठीक है, from usage, मतलब यूसेज को देखते हुए एक लंबे पीरियड के बाद इनको फॉर्म किया गया है। इनके पीछे एक बेसिक रीजन है। अब रीजन जैसे क्या हो सकता है? अब जैसे हमने जब पहले पढ़ाया था तो आपको बेड डेब्ट्स के बारे में बताया था कि वो एक्सपेंस होते हैं। तो मैंने बेड डेब्ट्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 50,000 का टीवी खरीदा, अब उसने कहा 3 महीने बाद हम पेमेंट कर देंगे। 3 महीने बाद आया वो और उसने बोला कि भाई जो है 45,000 ही हम कर पाएंगे, इसके इसी में सेटल कर दो, ठीक है, सेटल वर्ड उसने बोला, तो 5,000 का हमेशा के लिए नुकसान हो गया, ठीक है। तो जो नुकसान है इसीलिए बैड डेब्ट्स को एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस माना गया है। तो इसका एक रीजन है ना कि बैड डेब्ट्स को एक्सपेंस क्यों माना गया है, उसके पीछे एक कारण है। तो जो प्रिंसिपल जो भी फॉर्म किए गए हैं उनके यूसेज को देखते हुए काफी टाइम से उनको क्या किया जा रहा था, यूज किया जा रहा था, और उनके पीछे कुछ ना कुछ रीजन थे, कुछ कॉमन एक्सपीरियंस थे। मतलब कि कुछ जो बिजनेसमैन जब कई सारे बिजनेसमैन जब एक ही तरीके की कुछ ना कुछ यूनिफॉर्मिटी रहती है, तो कॉमन जो एक्सपीरियंस है, मतलब सबने वही चीज एक्सपीरियंस की, सारे बिजनेसमैन ने, ठीक है। तो उन कॉमन एक्सपीरियंस के बेसिस पे प्रेसिडेंट्स का मतलब होता है पहले के जो एग्जाम्पल्स हैं, है ना, जो मतलब एग्जाम्पल्स है, मतलब पहले भी यही हुआ था, अभी भी यही हो रहा है, पहले के एग्जाम्पल को देखते हुए ही ये जो है प्रिंसिपल सेट किए गए। स्टेटमेंट ऑफ इंडिविजुअल, जो भी इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उनके बेसिस पे बनाए गए हैं। एंड प्रोफेशनल बॉडीज, जो हमारी प्रोफेशनल बॉडीज हैं लाइक CIMA, है ना, तो इन सब के, एंड रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी, और जो गवर्नमेंट एजेंसी है जो रेगुलेट करती है उनके बेसिस पे ये प्रिंसिपल बनाए गए हैं। मतलब ये सारे बेसिस हैं इसके फॉर्मेशन के, जो भी प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स का मतलब यही हुआ कि एक ऐसे रूल्स, अ सेट ऑफ रूल्स एंड अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज which is uniformly accepted by accountants is known as accounting principles। वही क्या होंगे? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होंगे, जो कि आपको एक गाइडलाइन देंगे जिससे आप अपने क्या प्रिपेयर कर सके, अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सके। और जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको डेवलप किया गया है, उसके कई सारे बेसिस हैं जिसके बारे में हमने बताया। यूसेज हुआ, उसके पीछे एक रीजन है, कॉमन एक्सपीरियंस है, हिस्टोरिक प्रेसिडेंट्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, और जो हमारी प्रोफेशनल बॉडीज हैं, और रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज। तो इन सब के बेसिस पे ही वो प्रिंसिपल तैयार किए गए हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सबसे पहला नेचर जो आ जाता है वो है दे आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस डेवलप टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी। यही मैंने अभी आपको बताया, ये क्या होते हैं? यूनिफॉर्म होते हैं। दे आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस डेवलप टू एंश्योर द यूनिफॉर्मिटी यानी सब में एक रूपता रहे, समानता रहे, ठीक है। एंड इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, और जो भी इसको देख रहा हो, है ना, इजीली अंडरस्टैंड कर सके। अब देखो इसकी जरूरत भी क्या थी? अभी मैंने बताया आपको, शुरुआत में ही बताया कि आउटसाइडर पार्टीज भी इंटरेस्टेड होते हैं बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने में, ठीक है। अब कोई कंपनी है वो अलग तरीके से बना रही है ना, और कोई कंपनी है वो अलग तरीके से बना रही है। तो अब क्या होगा, जो अकाउंटेंट होगा या बाहर की जो भी पार्टी होगी, कोई भी पार्टी, जैसे आउटसाइड जो आपके बैंक लोन वाले हुए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हुए,
और जो आपकी गवर्नमेंट हुई, कस्टमर हुआ, सप्लायर्स हुए, तो उनको क्या होगा, उनको प्रॉब्लम होगी। अब भैया ये कंपनी अलग तरीके से बना रही है, अब उनकी चीजों को हम कैसे जज करें, कैसे उससे कंक्लूजन निकालें, ठीक है। अब दूसरे की देख रहे हैं तो उसमें कंक्लूजन कैसे निकालें, है ना। आप किसी को किसी से बेहतर बनाने के लिए दोनों में कंपैरिजन भी इक्वल क्या होना चाहिए, लेवल होना चाहिए, जिससे कि दोनों में कंपैरिजन करना आसान हो, है ना। अब दोनों की जब एक जैसी चीजें रहेंगी, एक ही पैटर्न पे रहेंगी, तो उनके में हम जो है क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। उसके बेसिस पे जो बाहर की पार्टीज है वो कंक्लूजन निकाल सकती हैं कि कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है, किनसे क्या किसको ज्यादा प्रमोट करना है, किससे बिजनेस करना है, किससे नहीं करना है, ये सब वो डिसीजन ले सकें, ठीक है। वो कंक्लूजन क्यों निकाल रहे हैं, कुछ ना कुछ डिसीजन लेने के लिए निकाल रहे हैं ना। तो इसीलिए यूनिफॉर्मिटी डेवलप की गई एंड इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जिससे कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से आपको इजीली अंडरस्टैंड कर सको, ठीक है। जो भी अगर आउटसाइडर आपके स्टेटमेंट को देखे तो वो समझ जाए कि हाँ इसका मतलब ये है, ठीक है। उसको बार बार अब ये वो जब क्या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा तो बार बार ये ऐसे क्यों किया है, ये ऐसे क्यों किया है, ऐसा तो नहीं होगा, तो वो कंक्लूजन कैसे निकालेगा, आप भी डिस्टर्ब होगे, वो भी डिस्टर्ब होगा, और इसमें इस ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का कोई फायदा भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, ठीक। दूसरा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड एंड आर डिराइव फ्रॉम एक्सपीरियंस। मैंने यही बताया, प्रिंसिपल्स जो है वो मैन मेड है और ये किससे डिराइव किए गए हैं, एक्सपीरियंस से, और इनके पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर है। डिराइव फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड रीजन, दे आर नॉट लेबोरेटरी टेस्टेड, उनका लेबोरेटरी में कोई टेस्ट नहीं किया है, एंड हैंस लैक ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यानी इसीलिए वो क्या है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो जाए ये जरूरी नहीं है। देखिए जो न्यूटन का लॉ है उसका क्या है, न्यूटन का जो लॉ है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसको एप्लीकेबल हर तरीके से किया जा सकता है, हर जगह। जो फिजिक्स के रूल्स हैं, जो केमिस्ट्री के रूल्स हैं, उनको हर जगह क्या कर सकते हैं, एप्लीकेबल कर सकते हैं, क्योंकि वो लेबोरेटरी में क्या हुए, टेस्ट हुए हैं। लेकिन ये वाले जो प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, वो क्या है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और उनके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है, उसकी वजह से वो डेवलप किए गए हैं। इसीलिए इनमें क्या, किसकी लैक है, लैक ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, ठीक है। दे आर नॉट स्टैटिक and are bound to change with the passage of time in response to the changes in business practices, government policies and needs of the user of the accounting information. ये स्टैटिक नहीं होते हैं, लेकिन क्या है, and are bound to change, ठीक है। ये स्टैटिक मतलब हमेशा स्थायी, स्थिर नहीं रहते हैं, ठीक है, मतलब इनमें चेंजेस होते रहते हैं। एंड आर बाउंड टू चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम इन रिस्पॉन्स टू द चेंजेस इन द बिजनेस। जैसे बिजनेस में चेंज होता है वैसे ही इसमें भी क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। अब बिजनेस प्रैक्टिसेस में चेंज होता है, इसमें भी चेंज होता है, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती हैं तो उसकी वजह से भी चेंज होता है। अब जैसे वो पहले क्या थे, कई सारे टैक्स लगते थे, अभी जब हमने बेसिक टर्म बताई थी आपको तो उसमें जीएसटी बेसिक टर्म बताई थी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो उसमें यही तो बताया था कि कई सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, लाइक एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, है ना। तो इन सबको खत्म करके जीएसटी, एक यूनिफॉर्म टैक्स लाया, एक ही टैक्स लाया गया है, वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब क्या हुआ, अब गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी लाई उससे वजह से चेंज हुआ। आज आपको उसको पढ़ना पड़ रहा है ना कि कैसे उसको यूज करते हैं, क्योंकि आगे जब आप अकाउंटेंट अगर बनेंगे इन फ्यूचर तो आपको वो चीज पता होनी चाहिए।
मतलब कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से उसमें भी चेंज हुआ। अब वैट वगैरह का कहीं नाम नहीं होता है, उसकी एंट्री कोई नहीं शो करता है। अब किसकी एंट्री आती है? केवल जीएसटी की। ठीक है, तो इसको भी, तो जैसा ही चेंज हुआ वैसे ही इसमें भी क्या हुआ? चेंज हुआ। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि एक बार जैसे बना दिए वैसे ही रहेंगे, अगर जैसी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से वो क्या होंगे? चेंज भी होंगे। एंड नीड्स ऑफ द यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, और जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जो यूजर्स हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? इनमें चेंज होता रहता है। ये स्टैटिक नहीं होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं कि एक बार जो हो गया वही रहेगा। अब जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स फिजिक्स में जो बता दिया गया वो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा रहेगा, लेकिन जो हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो बताए गए हैं उसमें ऐसा नहीं होगा। वो अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज, उसमें चेंजेस होते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं द जनरल एक्सेप्टेंस ऑफ एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिपेंड्स अपॉन हाउ वेल इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग 3 क्राइटेरिया। मतलब जनरली लोग इसको एक्सेप्ट कैसे करें, ये भी 3 चीजों पे क्या होता है? डिपेंड होता है। क्या क्या होते हैं क्राइटेरिया? उन क्राइटेरिया को जान लेते हैं। पहला क्राइटेरिया है रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब जानते हैं आगे? अ प्रिंसिपल इज रेलिवेंट इफ इट results in information that is useful to the user of the accounting information। relevant मतलब वो आज के समय के, मतलब जो उसको इंफॉर्मेशन चाहिए यूजर को उसी के अकॉर्डिंग वो रिजल्ट भी दे। ठीक है, जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है वैसे ही रिजल्ट भी दे जिसकी आज जरूरत है आज के टाइम पे, है ना। ये नहीं कि वो पहले से पहले का जैसा टाइम था वैसी अकाउंटिंग अगर हम करेंगे तो वो यूजर्स के काम नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन जो आज के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको तभी एक्सेप्ट किया जाएगा जब वो आज के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट दे। जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं उनको जैसा आज उनको रिजल्ट चाहिए वो अकॉर्डिंग टू द टाइम उसमें वैसा रिजल्ट मिले, तब जो है वो क्या बोले जाएंगे? रेलिवेंट बोले जाएंगे। इसीलिए तभी वो क्या होंगे? जनरली एक्सेप्ट होंगे जब उनमें क्या होगा? रेलिवेंस होगा। तभी उसी बेसिस पे, ये बेसिस है, क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे कोई भी प्रिंसिपल को क्या किया जाता है? एक्सेप्ट किया जाता है जनरली। ठीक है, तो जनरली एक्सेप्टेंस के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? रेलिवेंस। अकॉर्डिंग टू द टाइम वो जैसा टाइम चल रहा हो वैसा ही रिजल्ट दे। ठीक है, डेवलपमेंट होते हैं, टाइम चेंज होता है, दौर हमेशा चेंज होता रहता है। पहले जो बिजनेस होते थे उसमें हम बड़ी बड़ी, अब देखिए आप उसी में देख लीजिए कि आप रिकॉर्डिंग करते थे इंफॉर्मेशन की, तो पहले तो काफी सारी बुक्स वगैरह होती थी। अब क्या होने लगा है? कंप्यूटर पे ही एक क्लिक मारो सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ उसमें भी चेंज हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो जैसा टाइम है, जैसा दौर है, वैसा ही रिजल्ट मिल रहा हो, रेलिवेंसी इसी को कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी, इट इज फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायस और जजमेंट ऑफ दोज हु फर्निश द इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन बना रहे हो वो क्या कर रहे हैं? कोई भी पर्सनल बायस ना करें। ठीक है, इट ऑल्सो इंप्लाइज वेरीफिएबिलिटी which means that there is some way of finding out truthfulness or correctness of the information reported। अब देखिए यहाँ पे क्या गया है? पर्सनल बायसनेस ना हो। ठीक है, अब पर्सनल बायसनेस कैसे नहीं होगी? जब उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रूफ होगा। प्रूफ किसके लिए होगा? कि उसकी क्या पता चले? सच्चाई और उसकी करेक्टनेस कि हाँ ये सही है। ठीक है, अब मान लीजिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक बिजनेसमैन है,
उसके अंडर में एक एम्प्लॉयर है, ठीक है। अब वो सपोज वो उसको क्या कहता है, वो कहता है एम्प्लॉय में, एम्प्लॉय है उसी का कोई रिलेटिव है ना, वो रिलेटिव मान लीजिए वो कहता है कि हम तुम्हारे यहाँ से सामान खरीद ले रहे, ठीक है। अब सामान खरीद ले रहे, चलो खरीद लिया, उसने खरीद लिया लेकिन उसने पैसे नहीं दिए, ठीक है। या उसके लिए जो बिल पे जो पैसा था वो 2000 देना था, उसने 1000 दिया, ठीक है, कि 1000 की कैसे भी करके छूट कर दे अपनी तरफ से, मालिक को हमारे ना पता चले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब जो प्रिपेयर कर रहा है वही गड़बड़ कर दे। तो इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले जो अकाउंटिंग की जाती है तो हर एक का, मैंने क्या बताया था, वाउचर होता है, वाउचर के बेसिस पे ही क्या होती है, एंट्री होती है ना। तो इसी तरीके से उसकी वेरीफिएबिलिटी के लिए क्या हो, एक मीन्स हो, ठीक है, जिससे हमें पता चल सके कि उसमें कितनी सच्चाई है जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। अब वो धोखा नहीं दे सकता, अब वो चाहे कि हाँ हम 1000 का दिखाएं तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बिल तो पूरा बनेगा। और बिल पे किसके साइन होते हैं, ओनर के, है ना। बिल ओनर तो चेक करेगा ही, चाहे कितना भी हो, लेकिन ओनर तो एक बार चेक करेगा ना कि बिल कितने का बना है, कितने का सामान दिया है। तो वो जो बिल है वो क्या है, वो उसकी ट्रूथफुलनेस, उसकी करेक्टनेस को दिखाता है, ठीक है। तभी कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग का सबसे पहला जो बेसिस है वही है कि वाउचर से जो है क्या किया जाता है, जो प्रूफ होते हैं उसी से एंट्री की जाती है। आपके सबके उन सबके कैश मेमो होंगे, बिल्स होंगे, उनके बेसिस पे आप कोई एंट्री करते हो, तो आप इसमें फेरबदल नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे पर्सनल बायसनेस नहीं होगी। जब पर्सनल बायसनेस नहीं होगी तो ऑब्जेक्टिविटी रहेगी, उसमें कोई भी जजमेंट नहीं होगा पर्सनल बायसनेस का, ठीक है। नेक्स्ट है feasibility. A principle is feasible if it can be applied without undue complexity or cost. मतलब जो feasible हो, मतलब जो भी आप प्रिंसिपल अप्लाई करें वो उसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो और उसको अप्लाई करने पे ज्यादा कॉस्ट ना आती हो। ज्यादा कॉस्ट मतलब कि अगर जैसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो कई सारे लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है, उसको करने के, उस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को करने के लिए। तो इसीलिए फिजिबिलिटी होनी चाहिए, फिजिबिलिटी होनी चाहिए किसमें, अकाउंटिंग प्रिंसिपल में, जो अकाउंट, तभी वो एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस के, ये जो जनरली जो एक्सेप्टेंस है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उनके क्राइटेरिया हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया एक प्रिंसिपल में होना चाहिए, तभी वो क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। एक तो रेलिवेंस होना चाहिए, जिसका मैंने बता दिया कि वो जो अकॉर्डिंग टू द टाइम हमें रिजल्ट दे, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब फ्री फ्रॉम बायसनेस एंड फ्री फ्रॉम द जजमेंट, ठीक है। तो उसमें प्रिंसिपल कैसा होना चाहिए, उसमें कोई जजमेंट नहीं होना चाहिए, एक बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और फिजिबिलिटी, और उस प्रिंसिपल को अगर हम अपने में लागू कर रहे हैं या सब जगह लागू हो रहा है तो उसमें क्या होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, ना ही उसकी कॉस्ट ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, वो है नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात करते हैं। In order to make the accounting information meaningful to its internal and external users. Internal users कौन होते हैं, जो उसके ओनर हुआ, प्रोप्राइटर हुआ, और एक्सटर्नल यूजर्स कौन होंगे, जो आपके कस्टमर हुए, गवर्नमेंट हुई, और जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हुए, ठीक है, बैंक हुई, तो वो एक्सटर्नल यूजर्स में आ जाएंगे। It is significant that such information is reliable as well as comparable.
ठीक है, यही चीज मैंने बताई कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल की जरूरत क्यों पड़ी, ताकि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुल बनाया जा सके इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स के लिए, इसीलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की जरूरत पड़ी। ठीक है, और साथ ही साथ ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल से ये एंश्योर होता है कि जो है वो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है या अकाउंटिंग डेटा है वो रिलायबल रहे और कंपेरेबल रहे। मैंने ये बताया था प्रिंसिपल क्यों बनाए गए हैं, जब यूनिफॉर्मिटी होगी तभी उसमें कंपेरेबिलिटी भी होगी। ठीक है, और रिलायबल भी होंगे, जब सब लोग एक जैसा कर रहे हैं तब रिलायबल भी होंगे। अब एक अलग अपनी चाल चलेगा, एक अलग अपनी चाल चलेगा, तो उसमें ना कोई कंपैरिजन होगा ना रिलायबिलिटी होगी। हम किस पे विश्वास करेंगे, क्या सबूत है कि उसने सारे ट्रांजैक्शन सही से रिकॉर्ड किए हो। ठीक है, तो प्रिंसिपल इसीलिए बनाए गए ताकि यूजर्स के लिए वो क्या हो, मीनिंगफुल हो। ठीक है, द कंपेरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू सी हाउ अ फर्म हैज परफॉर्म्ड एज कंपेयर टू अदर फर्म। यही चीज मैंने बताई, कंपेरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है कि उसमें ये देखता है, जो यूजर्स होते हैं वो ये देखते हैं कि एक फर्म ने दूसरे फर्म से कितना बेहतर परफॉर्म किया है एंड हाउ इट हैज परफॉर्म्ड एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, और उसने पिछले साल से भी कितना अच्छा बिजनेस किया है वो भी देखना। ठीक है, कंपैरिजन दोनों से होता है, या तो एक फर्म का दूसरी फर्म से, या तो एक ही फर्म में जो उसने पिछले साल कैसा काम किया है और आगे आने वाले साल, आगे जो करंट में साल चल रहा है उसमें उसने कैसा काम किया है, तो उसको कंपेयर कर सके। ठीक है, तो इसीलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल की जरूरत पड़ी। अब प्रीवियस ईयर में कैसे किया, जब एक रूल होगा, एक ही जैसे अकाउंटिंग हर बार होगी, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एक ही बार होंगे, तभी तो वो पिछले साल से कंपैरिजन कर पाएगा, है ना। अब ये नहीं कि पिछले साल किसी और फॉर्मेट से बनाया, इस साल किसी और फॉर्मेट से बनाया, तो क्या कुछ इसमें कंपैरिजन हो पाएगा, नहीं ना। तो कंपैरिजन दोनों बेसिस पे है कि एक फर्म का दूसरी फर्म से भी, और जो फर्म के अंदर पिछले साल से भी जो कंपैरिजन है वो भी हो सके, इसीलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए। दिस बिकम्स, वही चीज है, दिस बिकम्स पॉसिबल ओनली इफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन सम सेट ऑफ रूल्स। इसीलिए बनाए गए, अगर कंपैरिजन तभी हो सकता है जब आप क्या, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हो वो एक रूल से बनाए गए हो, नोन एज पॉलिसीज। उन्हीं रूल्स को क्या बोलते हैं, पॉलिसीज बोलते हैं, प्रिंसिपल्स बोलते हैं, कन्वेंशंस बोलते हैं, और आगे हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, दीज रूल्स यूजुअली कॉल्ड गैप ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, मतलब कंसिस्टेंसी, हर साल वो यूज होते रहे टू प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। एंड ये रूल्स इसीलिए बनाए गए ताकि अकाउंटिंग में क्या रहे, यूनिफॉर्मिटी रहे और कंसिस्टेंसी रहे, मतलब हर साल वो फॉलो होते रहे, एंड एनहेंस इट्स यूटिलिटी टू डिफरेंट यूजर, ताकि वो जो उसके यूजर्स है उन लोगों के लिए वो क्या हो, अच्छे से यूटिलाइज हो सके, उनकी यूटिलिटी बनी रहे। ठीक है, जो जिस हिसाब से वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज करना चाहते हैं उस हिसाब से उसकी यूटिलिटी भी बनी रहे। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। मुझे लगता है ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का टॉपिक यहीं एंड करते हुए आई होप आप सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।